हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे, जो कि कॉमन पेपर है सभी का, तो आप जानते भी होंगे कॉमन पेपर है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि मैम पेपर का नाम नहीं लिखती हैं, ठीक है, या फिर पेपर नंबर नहीं लिखती हैं, कौन से नंबर का पेपर है। अरे भैया, जब पेपर नाम लिख दिया है तो उसी से देख लीजिए आपके सिलेबस में है, आपका पेपर है कि नहीं है। ठीक है, अब इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से पेपर के नाम तो आपको एटलीस्ट पता ही होंगे। ठीक है, तो फिर ये तो बिल्कुल ना कहिएगा कि पेपर का नाम, पेपर नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें वृद्धि और विकास में कोई एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बस इतना सा देखना है कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंसर में क्या लिखा गया है उस पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, कभी लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको वृद्धि और विकास में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कम से कम 6 से 7 डिफरेंस पढ़ के जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको बताया जाएंगे कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया गया है कि पुराने पेपर्स को जो है वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपके पुराने पेपर्स के क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 2-3 साल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, इसी 20-30 मतलब 20 करीब 20 के करीब क्वेश्चन होंगे, तो उसी 20 के करीब क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि वृद्धि और विकास में अंतर आपको अच्छे से पढ़ना है। एक अंतर यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड किया था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के आप पढ़ लीजिएगा, मैंने करवा भी रखा है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। कि जो विकास होता है वो लाइफ टाइम चलता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब बच्चे के गर्भ से ही विकास जो है वो स्टार्ट होता है और उसकी मृत्यु तक जो है वो निरंतर विकास जो है वो होता रहता है। लेकिन वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाती है, जैसे 18 की उम्र के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है। जैसे हाथ आपके, ऐसा नहीं है कि आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके हाथ बढ़ते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। एक समय के बाद वो हाथों में, पैरों के जो आपके वृद्धि रहेगी वो रुक जाएगी, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद विकास के सिद्धांतों को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ना है। वृद्धि और विकास को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना है, 2-3 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो आप वृद्धि और विकास को अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कुछ सिद्धांत इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बाकी के सिद्धांत आप जरूर देख लीजिएगा। कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया होती है। परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होती है। जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बच्चा सीखता है, वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। विकास पैटर्न की भविष्यवाणी संभव है। हम बच्चे को देख करके बच्चा आगे भविष्य में कैसा होगा उस पैटर्न की हम भविष्यवाणी जो है वो कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। बच्चे को देख करके हम ये बता सकते हैं कि आगे भविष्य में बच्चे का विकास कैसे होगा। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास 2 दिशाओं से होकर चलता है। पहला है शीर्षाभिमुख, दूसरा है निकट से दूर। शीर्षाभिमुख मतलब सिर से पैर की तरफ विकास चलता है। बच्चे का सबसे पहले सिर डेवलप होता है, सबसे पहले वो अपने सर पर कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करता है। निकट से दूर की तरफ होता है कि बच्चे का जो सेंटर्स होते हैं, पहले सबसे पहले वहाँ पे मजबूती आती है, धीरे धीरे वो उसके अंगुलियों पर जा करके वो मजबूती आती है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चा चीज़ों को पूरे हाथ से उठाता है, बाद में धीरे धीरे उसकी अंगुलियां जो हैं वो अंगुलियों के माध्यम से वो चीज़ों को होल्ड कर सकता है। तो ये आपका सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है। सिपेलोकार्डल में सिर से पैर की तरफ और निकट से दूर की तरफ, मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल में बच्चे का केंद्र से दूर की तरफ जो है उसका विकास होता है। निकट से दूर या केंद्र से दूर हम कह सकते हैं। अगला, विकास में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग तरह से विकास होता है। विकास की दर जो है वो हर एक बच्चे में अलग अलग जो है वो पाई जाती है। विकास अंतर संबंधित होता है, हर एक प्रकार का विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे बच्चे का शारीरिक विकास अगर अच्छा है तो फिर बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होता है। बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है तो बच्चे का सामाजिक जो है, शैक्षिक, भाषाई, ये सारे विकास बच्चे के अच्छे होंगे। तो हर एक प्रकार का विकास एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो प्रकृति और पोषण विवाद आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों से जो है वो संबंधित होता है आपका प्रकृति और पोषण विवाद। ध्यान रखेंगे, आपको इन दोनों जो प्रकृति और पोषण विवाद है उसको अच्छे से करके जाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी आपसे कह रहे हैं, आपको वृद्धि और विकास से संबंधित टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पर्यावरण और आनुवंशिकता में क्या दोनों का जो विवाद है, ठीक है, डिबेट आप में दिया गया है, आप में जो है नेचर एंड नर्चर डिबेट दिया गया है, तो उस नेचर एंड नर्चर डिबेट को भी आपको अच्छे से करना है।
उसके बाद विकासात्मक देरी से क्या तात्पर्य है, आपका अगला क्वेश्चन है। तो अब जैसे हर एक बच्चे से हम कुछ उम्मीद करते हैं कि अगर बच्चा 1 साल का हो गया है तो कम से कम घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत खड़ा होना स्टार्ट कर दे। तो हम ये हर एक बच्चे से कुछ उम्मीद करते हैं। तो अगर बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाता है, जैसे 1 साल का हो गया है लेकिन जो है वो बैठ भी नहीं पा रहा है। 1 साल के बच्चे जनरली बैठने लगते हैं ना, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 1 साल का हो गया है लेकिन बैठ नहीं पा रहा है, अपने उम्र के समान बच्चों से उसके विकास में देरी हो रही है, तो ऐसे ही देरी को हम विकासात्मक देरी कहते हैं। मतलब बच्चे के विकास में देरी हो रही है तो वो आपकी विकासात्मक देरी के जो है वो अंतर्गत आपका आता है। उसके बाद अगला है आपका सूक्ष्म स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक कौशलों के एक एक उदाहरण जो है वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होते हैं। तो ये आपके गामक कौशल से संबंधित, गामक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल गतिक कौशल और एक सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल का मतलब होता है कि बच्चे के ऐसे कौशल, अगर हम बात करते हैं जो बच्चे अपनी बड़ी मांसपेशियों की सहायता से करें, जैसे लुढ़कना हो गया, कूदना हो गया, गेंद को किक मारना, बैडमिंटन खेलना, तो ये सारी जो कौशल होते हैं वो स्थूल गतिक कौशल होते हैं। वहीं सूक्ष्म गतिक कौशल में ऐसे कौशल आते हैं जिनमें बच्चे की छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके चीज़ों को करने की ज़रूरत रहती है, तो वो आपके सूक्ष्म गतिक कौशल है। जैसे लिखना हो गया, ठीक है, पढ़ना हो गया, सुई में धागा डालना हो गया, चित्रों को जोड़ना हो गया, तो ये सारे, जैसे रंग भरना हो गया, कोई पिक्चर है उसमें रंग भरना हो गया, तो ये सारे आपके सूक्ष्म गतिक कौशल आते हैं। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सूक्ष्म और स्थूल गतिक कौशल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसको पक्का करके जाना है। उसके बाद थॉर्नडाइक के कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको पढ़ना है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे अधिगम से संबंधित, ये इनके प्रमुख नियम कहे जाते हैं, मतलब प्राइमरी लॉ कहे जाते हैं आपके, जिसमें अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ये 3 नियम आते हैं आपके। अभ्यास का नियम कहता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, चीज़ें हमारे दिमाग में उतना ही ज़्यादा देर तक स्टोर रहेंगी। मतलब जैसे वो बिल्कुल मतलब रटने की चीज़ नहीं है, आप भी जानते हैं, अगर आप किसी भी एक चैप्टर को उठाइए और उसे 4-5 बार अभ्यास करिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए, पहले पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, 3-4 बार आप करते हैं तो उससे आपका बेहतर अधिगम होगा। तो यही नियम उन्होंने, अभ्यास का नियम जो है वो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला है तत्परता का नियम, हम किसी कार्य को करने के लिए जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे, कहने का मतलब है कि अगर हमारे खुद की इच्छा है सीखने की तो फिर हम बेहतर सीखेंगे, हमारा अधिगम बेहतर होगा। अगर हमारी इच्छा नहीं है खुद से सीखने की, ज़बरदस्ती अगर कोई हमसे कह रहा है कि बेटा डीएड कर लो, इसमें नौकरियां जल्दी मिल जाती हैं, ठीक है, ये सब छलावा है, बाकी आप भी जानते हैं। तो अगर आप खुद से मोटिवेट हैं टीचर बनने के लिए, आप खुद की, आपकी इच्छा है कि आप पढ़ाएं, आपका जो है वो इस फील्ड में आप आएँ, बच्चों को पढ़ाएं, तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे इस फील्ड में। ज़बरदस्ती परिवार वालों ने भेज रखा है या फिर इस चक्कर में कि विशेष शिक्षा में अच्छे जल्दी से हमें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल अगर कोई मोटिवेशन आपके दिमाग में है तो फिर आप चीज़ों को बेहतर नहीं सीख पाएंगे, कोई भी उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो इंटरनल मोटिवेटेड है अगर चीज़ों को करने के लिए, उसका खुद का मन है चीज़ों को करने का, तो वो बेहतर सीख पाएगा। यही आपका तत्परता का नियम है। इसमें कहा गया है जैसे हम 10 लोग मिलकर एक घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग मिलकर हम उसको पानी नहीं पिला सकते हैं। घोड़ा खुद से पानी पीने के लिए तत्पर रहेगा तो वो अकेले भी चला जाएगा और पानी पी के चला आएगा। ज़बरदस्ती करेंगे तो हम बस ले जा सकते हैं उसको वहाँ तक, उसको हम पानी नहीं पिला सकते हैं, ठीक है। पानी पिलाने के लिए उसके खुद की इच्छा होनी चाहिए पानी पीने के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है कि अगर हम कुछ चीज़ सीखते हैं और अगर उसके हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हम उसको बेहतर सीख लेंगे, नकारात्मक पड़ेगा तो फिर हम उसको उतना बेहतर नहीं सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप चोरी करके आते हैं, अपने ऊपर ही ले लीजिएगा, अच्छा समझ में आता है, ठीक है, जब हम कोई चीज़ अपने ऊपर समझते हैं तो जैसे प्रभाव का नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने चोरी किया, किसी दूसरे के घर का कोई सामान उठा के लाए आप, और आपके घर वालों ने कहा वाह बेटा क्या गजब बढ़िया काम किया है, तो फिर आपके अंदर आएगा ठीक है अगले दिन कुछ बड़ा मार के आएंगे, आज तो छोटा ही हो गया। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ दूसरे के घर से लाई चुरा करके और घर वालों ने वहीं पे आपको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप अगले दिन अगर उनके घर भी जाएंगे तो आप वहाँ से एक सुई भी नहीं उठाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं था, घर वालों ने जम के कूटा था हमें, ठीक है। तो प्रभाव का नियम भी यही कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम आता है, ठीक है, अच्छा परिणाम निकलता है और वो पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं, तो हम उस चीज़ को बेहतर सीख पाएंगे। अगर एक नकारात्मक परिणाम मिलता
मिलता है तो हम उसको बेहतर नहीं सीख सकते हैं, फिर हम उसको सीखने के लिए हमारा उतना मन भी नहीं होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रमुख नियम हैं इनके। अगला है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। सबसे आपके पेपर में आया भी था शायद, आइडियोलॉजी के पेपर में, कंडीशनिंग क्या होता है? तो कंडीशनिंग होता है जब आपको किसी एक चीज़ के लिए किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे टीचर आपको डराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करता है। ठीक है, टीचर खुद भी डरा सकता है, अकेले ही काफ़ी है, लेकिन वो आपको डंडे के साथ अनुबंधित कर देता है। डंडा दिखाएगा तो फिर आप डर जाते हैं, जबकि डंडे से कुछ नहीं होगा जब तक टीचर उसके द्वारा प्रहार नहीं करेगा, लेकिन आप उस डंडे को देखकर डर रहे हैं, इसका मतलब आप उस डंडे से जो है वो अनुबंधित हो गए हैं, जुड़ गए हैं आप उस डंडे के साथ। तो यही कंडीशनिंग होता है, जब हम किसी मतलब अदर ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो किसी रियल ऑब्जेक्ट को छोड़ करके हम उसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, वो आपका कंडीशनिंग होता है। तो प्राचीन अनुबंधन का मतलब होता है, शास्त्रीय अनुबंधन भी इसको हिंदी में कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग इंग्लिश में कहते हैं। ये सिद्धांत आपका IP पावलोव के द्वारा दिया गया था, इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। 1904 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कुत्ते की लार ग्रंथ जो होती है उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और कुत्ते को भोजन के साथ इन्होंने अनुबंधित कर दिया था, मतलब सॉरी घंटी के साथ इन्होंने अनुबंधित कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पूछा गया है पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है, तो ये आपसे पूछा गया है पुनर्बलन क्या है। पुनर्बलन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कारक, मतलब कोई भी ऐसा बाह्य तथा आंतरिक कारक जो आपको कार्य करने के लिए आपकी मतलब कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दे। हर हालत में पुनर्बलन चीज़ों को बढ़ाता ही है, मतलब आपके कार्य करने की क्षमता को वो बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पुनर्बलन कहलाता है। ये पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, और पुनर्बलन के बारे में स्किनर जो है वो बात करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि स्किनर जो है वो पुनर्बलन के बारे में बात करते हैं। पुनर्बलन 2 प्रकार के हैं, एक धनात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि कोई ऐसा पुनर्बलन, जैसे कोई भी हो सकता है, तो टॉफ़ी आपने कोई अच्छा काम किया, परिवार वाले ने आपको टॉफ़ी दे दिया या टीचर ने आपको गुड़ दे दिया, मतलब एक्सीलेंट आपकी कॉपी में लिख दिया, तो फिर अगले दिन आप सोचेंगे कि नहीं अब कुछ और बेहतर करके जाना है, क्योंकि ये क्या है, एक सकारात्मक पुनर्बलन है, आपकी अनुक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। वहीं नकारात्मक पुनर्बलन भी अनुक्रिया की दर को ही बढ़ाता है, लेकिन किसी निगेटिव चीज़ को हटा लेने से। जैसे मान लीजिए आप कमरे में पढ़ रहे हैं, पंखा है, उससे आवाज़ आ रही है बार बार, ठीक है, पंखा ख़राब है, बार बार कुछ आवाज़ें आ रही हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। परिवार वालों ने देखा और उस पंखे को चेंज कर दिया, एक नया पंखा लाया जो आवाज़ नहीं करता है, अब आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं पढ़ने में, और आपकी पढ़ने की जो दर है वो बढ़ गई है। तो ये एक नकारात्मक पुनर्बलन है। पुनर्बलन हमेशा अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है, लेकिन किसी सकारात्मक चीज़ को मिल जाने पर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आप कोचिंग जाना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, और आप पैदल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घर वालों ने साइकिल दिला दिया, अब आप जल्दी पहुंच जाते हैं और कुछ ज़्यादा चीज़ों को सीख लेते हैं, आपका समय बच जाता है, आप चीज़ों को बेहतर सीख पाते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन है, घर वाले ने आपको साइकिल दिया था अच्छे काम के लिए कि आप पढ़ें, आप वहाँ से बदमाशियाँ करने लगे हैं, घूमने लगे हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, तो परिवार वालों ने साइकिल आपसे छीन ली। ठीक है, वो अब आप बाध्य हो गए पढ़ने के लिए, अब आपके पास साइकिल नहीं है, आप घूम नहीं पाएंगे, तो अब आपकी पढ़ने की दर बढ़ जाएगी। ये है एक नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में। शेपिंग आपसे पूछा जाता है, शेपिंग क्या है? स्किनर के द्वारा ही ये चीज़ें दी गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शेपिंग होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया के पुनर्बलन के द्वारा बढ़ाया जाता है। शेपिंग होता है बिहेवियर को शेप करने के लिए, बच्चे के बिहेवियर को बेहतर करने के लिए पुनर्बलन के माध्यम से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाना, जिससे बच्चे की जो अनुक्रिया है वो बेहतर हो सके, वो आपका शेपिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए, जिसमें व्यवहारवाद में आपका वाटसन, स्किनर, हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सब व्यवहारवादी हैं। तो आपको इनके नाम याद रखना है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वाटसन वो किससे संबंधित हैं, तो आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद। तो पता होना चाहिए कि ये आपके जो स्किनर हैं और वाटसन हैं, ये सब आपके व्यवहारवादी हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रमुख संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो संज्ञानवादी में आपके पियाजे, वाइगोस्की और टॉलमैन, जिसमें टॉलमैन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर इंपॉर्टेंट किस बात की, हमारे सिलेबस में पियाजे, वाइगोस्की हैं, तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम। तो कोहलर और बंडूरा आप याद रखेंगे, दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। अल्बर्ट बंडूरा भी आपके सिलेबस में है और कोहलर भी आपके सिलेबस में है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं क्योंकि ये पॉइंट वाइज छोटी छोटी चीज़ें हैं और ईजी भी हैं, हमें हमारी नज़र के सामने ये चीज़ें रहती हैं क्योंकि हमें सारा सिलेबस करना रहता है और हम समझ नहीं पाते कि हम कौन सी चीज़ को नोट डाउन करें, किसको छोड़ दें। तो इसी के लिए ये आपको सीरीज़ दी जा रही है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया है, कुछ चीज़ें छूट भी जाएंगी क्योंकि 20-30 क्वेश्चन के अंतर्गत सारे टॉपिक को, चाइल्ड डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन दे दिए जाएँ और सारा सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाए, लेकिन हाँ, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपके रिवीजन हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को करिएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो आपने पढ़ा अभी संज्ञानात्मक विकास में जो आपके संज्ञानात्मक पियाजे और आपके वाइगोस्की आते हैं, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। चाचा पियाजे हम कहते हैं प्यार से, ठीक है। तो ये जीन पियाजे आप ध्यान रखिएगा। तो जीन पियाजे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ से आपको दे देगा कि बताइए आत्मसातकरण, सामंजन, स्कीमा किसके द्वारा दिया गया है, ये शब्द, इस संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। पता रहेगा तो बता पाएंगे कि हमने पढ़ा था कि हम अनुकूलन के अंतर्गत आपका आत्मसातकरण और सामंजस्य आता है। जीन पियाजे ने कुछ संप्रत्यय दिया था। अनुकूलन का मतलब होता है अपने इन्वायरमेंट में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार खुद को ढालना अनुकूलन होता है, और ये हम 2 तरीके से खुद को ढाल सकते हैं। पहला है आत्मसातकरण के माध्यम से, दूसरा है सामंजन के माध्यम से। आत्मसातकरण का मतलब होता है जिस चीज़ को जैसे देखा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया कि बिना किसी सुधार के। हमने सुना था कि 4 पैर के कुत्ते होते हैं और बिल्ली भी देखा तो समझा ये कुत्ता है, क्योंकि हमने जाना था कि 4 पैर पे कुत्ते होते हैं। ज्ञान में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, जैसा है, जैसा हमारे दिमाग में पहले से स्कीमा बना हुआ है उसको वैसे ही हम एडजस्ट कर लेंगे, वो आपका आत्मसातकरण होता है। अगला है सामंजस्य। हमारे पुराने स्कीमा में हम परिवर्तन लाते हैं। हमने सुना था कि 4 पैर के कुत्ते होते हैं, लेकिन अब हमने देखा कि 4 पैर हैं उसके, लेकिन वो उसकी आवाज़ कुत्तों जैसी नहीं है। तो अब हम एक नया ज्ञान ऐड करेंगे कि हर 4 पैर वाला कुत्ता नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम चीज़ों में एडजस्टमेंट करते हैं, एडाप्टेशन करते हैं। स्कीमा हमारे दिमाग में जो मानसिक संक्रियाएँ बनती हैं, और स्कीमा एक बार बन जाती है तो वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने विकास के 4 चरण बताए थे, जिसमें संवेदीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक आता है। इसका एज आपको याद रखना है कि 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18। देखिए, पढ़ने का एक तरीका है, इसको आप सीक्वेंस में ही याद रखेंगे, इसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सीक्वेंस में रखिए। पढ़ने का एक तरीका है चीज़ों को बार बार रिवीजन करना। आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसको इतना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तभी आप जो है वो आगे की चीज़ों को कवर कर पाएंगे। पता लगा कि आप पूरा टॉप यूनिट ही 5 यूनिट एक दिन में आप कवर करना चाह रहे हैं, आपने 5 यूनिट पढ़ लिया एक बार, लेकिन आपको याद कुछ नहीं हुआ, तो फिर उस पढ़ने का क्या मतलब, जब आपको दोबारा से वही टॉपिक पढ़ना है, दोबारा से वही पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। आप इस तरह से पढ़िए कि चीज़ों को अगर आप 2-3 बार पढ़ ले रहे हो तो फिर आपको वो दिमाग में सेट हो जाए, वो आपको भूले नहीं जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम के बाद हमें ऐसा नहीं है कि हम भूलना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम भूलेंगे नहीं तो हमारा दिमाग हैंग कर जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। तो भूलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक उस चीज़ को याद रखिए जब तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप चीज़ों को इस तरह से पढ़िए कि एक बार अगर आपने पहला यूनिट पढ़ लिया तो पहले यूनिट से आप जैसे आपने पहला यूनिट पढ़ा तो वहाँ से आप 20-30 क्वेश्चन अपने मन से बना लीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, पुराने पेपर्स अपने पास रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, फिर 20-30 क्वेश्चन, अगर आप एक यूनिट से 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, 5 यूनिट से 100 क्वेश्चन भी आपके पास हैं, तो मान के चलिए आपका एग्ज़ाम वैसे भी क्लियर हो गया। बस उन 100 क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में उन 100 क्वेश्चन को स्टोर कर लीजिए, बस बात खत्म।
ये है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, आप वैसे आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, महीने भर पढ़िए एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर महीने भर पढ़िए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िएगा, चीज़ों को याद करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। हमारे याद करने की क्षमता ज़्यादा तब मेंटेन होगी जब हम जितना ज़्यादा याद करेंगे। आप पर डे अगर 100 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, अगर आप एक हफ्ते भी 100 क्वेश्चन पर डे 100 क्वेश्चन आपके हिसाब से अगर आप याद करते हैं, तो यकीन मानिए आपके पास 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे 10 ही दिन में। और वो 1000 क्वेश्चन कोई बच्चा अगर एक किताब भी पढ़ रहा है तो वो तैयार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िएगा आप लोग, ये 4 चरण आप अच्छे से याद रखिएगा। सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो लेव वायगोत्स्की को कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत को, ये भी आपको याद रखना है। और इसके इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए थे, जिसमें यमके होता है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यमकेओ का मतलब होता है कोई भी अदर पर्सन जो आपसे ज़्यादा जानता है, वो यमकेओ हो सकता है। छोटा बच्चा भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में आपसे ज़्यादा छोटा बच्चा जानता है, ठीक है, तो वो आपका यमकेओ हो। जैसे मान लीजिए घर में कोई चीज़ चुरा के रखी गई हो और जो है आपको नहीं पता है लेकिन बच्चे को पता है, तो कुछ टाइम के लिए वो बच्चा आपके लिए यमकेओ का काम करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि देखिए इस तरह से जाइए, वो चीज़ वहाँ रखिए, आप पा जाएंगे। ठीक है, आपके लिए यमकेओ का काम, मार्गदर्शक का काम कर रहा है, तो जो भी मार्गदर्शक का काम करेगा वो यमकेओ होगा। वो कोई भी हो सकता है, अडल्ट भी हो सकता है, आपसे ज़्यादा जानकार भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो आपसे ज़्यादा जानकार ही रहेगा, उम्र में वो आपसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप 2 + 2 आप 4 कर पा रहे थे, लेकिन जब आपको कोई बड़ी संख्या दी गई कि आप 22 में आप 2 ऐड करिए, फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो किसी ने बताया कि देखिए बेटा इस तरह से लिख के यहाँ पीछे से आप जो है इसको ऐड कर दीजिए, तो फिर आप ऐड करना, अब आप इसको भी ऐड कर पा रहे हैं। तो ये क्या है कि पहले आप जो कर पा रहे थे और एक मार्गदर्शन के बाद आप जो कर पा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम जेडपीडी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम शैली के प्रकार बताइए। अधिगम शैली का मतलब होता है हर एक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत होती है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चे में होती है। आपकी सोचने समझने की क्षमता कुछ अलग है, आपके पास ही बैठे बच्चे की सोचने समझने की क्षमता कुछ अलग होगी। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, उसकी सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यही डिफरेंस, जो बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं उनकी अधिगम शैलियाँ कहलाती है। जैसे सब अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं ना, बाल का अलग, तो कोई काला, कोई पीला, कोई नीला अपने बाल को कर लेता है, अलग अलग हेयर स्टाइल। तो वैसे ही अलग अलग सीखने की जो शैली होगी उसे हम जो है वो लर्निंग स्टाइल कहते हैं। तो अधिगम के कुछ मुख्य प्रकार इसमें हैं। श्रवण, कुछ बच्चे सुनकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ देख करके सीखना पसंद करते हैं, कुछ एक्टिविटियों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो ये कुछ मुख्यतः प्रकार हैं, बाकी और भी प्रकार हैं, आपके सिलेबस में है, आप पढ़िएगा उसको। बहुविध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दिया गया है। आप बताएंगे हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुविध सिद्धांत में कितनी प्रकार की बुद्धियों के बारे में वर्णन किया है? ठीक है, आप इसको ज़रूर बताइए कमेंट करके कि बहुबुद्ध सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियाँ को दिया है और उनके क्या क्या नाम है, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। इससे आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, एक्टिविटी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, एक्टिविटी करिए, अच्छे से याद होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिख देंगे, बिना देखे बिना नकल किए आप लिखिएगा, यकीन मानिएगा वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा किया गया था। एक फिल्म दिखाया था इन्होंने बच्चों को, और उस फिल्म के माध्यम से अल्बर्ट बंडूरा ने ही सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है आईक्यू का सूत्र क्या होता है? तो आईक्यू का मतलब होता है, आईक्यू का फार्मूला आप याद रखिएगा, मानसिका वास्तविका और 100 से मल्टीप्लाई तो आईक्यू निकल आएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लेटेस्ट के पेपर थे तो मैंने नोट डाउन कर दिया ताकि आपको पता भी चले। तो अधिगम अपेक्षाकृत जो है वो डाट व्यवहार परिवर्तन जो है वो है, तो ध्यान रखिएगा, अधिगम अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। अगला है आपका अनुभूति का पहला चरण क्या होता है? ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर होगा। इन 2 क्वेश्चनों के जवाब आप बताएंगे कमेंट करके। और लास्ट आपके हैं, ये भी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन थे तो मैंने नोट डाउन कर दिया है। बाकी के आपको इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आप ज़रूर करके जाइएगा।
आईक्यू का मतलब कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं। एबीसी मतलब एंटीसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है। एसटीएम का मतलब शॉर्ट टाइम मेमोरी होता है। और वहीं यूआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और ऐसे मतलब सोशल एज। ये आईडीडी का जो पेपर हुआ था 2023 में, ठीक है, तो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के पेपर्स हैं जिसमें कुछ फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो मैंने नोट डाउन कर दिया है। आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के लिए आपको कुछ फुल फॉर्म भी जो है वो पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, तो फिर आप उनको भी एक बार रीड डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक तो अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो कुछ फुल फॉर्म है उनको भी आप एक बार रीड डाउन कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।